चलो गाइस, बच्चा लोग, बच्चा पार्टी, फटाफट से आ जाओ। स्टार्ट करेंगे आज कुछ बढ़िया सी चीज। चलो फटाफट से आ जाओ। आ जाओ। ठीक है, चलो बेटा, आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं हमारा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आगे वाला पोर्शन। आगे मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमने स्टार्ट करी थी, ठीक है, आज से 2 से 3 लेक्चर पहले हमने जो स्टार्ट करा था, क्या स्टार्ट करा था सर? हमने स्टार्ट करा था बेटा फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन हमने स्टार्ट करा था। कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करते हैं इसके बारे में बात करते हैं बेटा। सबसे पहली कहानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करूंगा कि हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है। दूसरी क्या कहानी है बेटा? प्रेशर अफेक्ट करता है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, सरफेस एरिया अफेक्ट करता है और कैटलिस्ट अफेक्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर से ऑलमोस्ट देख लीजिए कि कहानी क्या रहती है। इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है किसी भी हमारी रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे यहाँ पे होगा, तो ध्यान से देखते रहिए बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन की कंसंट्रेशन, मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों सर ऐसा होगा? तो हमने पढ़ा था बेटा, रेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सब कुछ पढ़ा है हमने कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर के क्या होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक सिंपल सी कहानी हमने पढ़ी है। उसी तरीके से प्रेशर के अंदर भी, प्रेशर जितना आपके रिएक्टेंट का प्रेशर जितना ज्यादा होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। और इनके लिए, प्रेशर के लिए तो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या निकाला था बेटा? उसके लिए हमने इक्वेशन भी निकाली हुई है। और कहानी देखते हैं कि टेम्परेचर के बारे में अगर बात करेंगे तो बेसिकली क्या होता है बेटा? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है। ये चीज आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर, इसको अच्छे से डिटेल के अंदर हम पढ़ने भी वाले हैं अभी, कि आज हमारा टॉपिक यही है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है, उसके बारे में कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, वो देखेंगे। सरफेस एरिया के अंदर भी सेम है बेटा। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करोगे तब भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको कुछ चीजें पता है, अगर मैं आपको बताऊं कि आपने बेसिकली देखा होगा कि किसी भी तरह की रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर आप किसी भी तरह का कैटलिस्ट यूज करते हो, तो कैटलिस्ट कौन सा फॉर्म में यूज करते हो? उसको सॉलिड फॉर्म में यूज करते हो। अगर वो कैटलिस्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर वो कैटलिस्ट आपके क्यूबिक फॉर्म में है, मतलब कि सॉलिड है, मतलब कि मान लो कि आपने क्यूब ले लिया, तो ये इतना ज्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा। इसकी जगह पे आपने इसको क्या कर दिया बेटा? ग्राइंड करके इसके छोटे छोटे पार्टिकल अगर आपने यूज करे, कैटलिस्ट के तौर पे यूज करे, तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से ये अच्छे से काम करता है। अगर आपको 10th की एक रिएक्शन याद करवाता हूं बेटा, थर्मिट रिएक्शन, एक रिएक्शन आती थी थर्मिट रिएक्शन, अगर आपको याद हो, क्या होता था उसके अंदर? Fe2O3 जो होता था, उसके अल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे बनेगा Fe+Al2O3। ये होती है बेटा थर्मिट रिएक्शन। तो अभी इसके अंदर क्या है? ध्यान से सुना मेरी बात को। अगर यहाँ पे आपके आयरन का जो रस्ट होता है उसके आप ग्राइंड फॉर्म के अंदर, ग्राइंड फॉर्म के अंदर आप इसको यूज करते हो और इसको आग लगाते हो, जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के इतनी ज्यादा वो एनर्जी निकलती है कि यहाँ पे जो Fe बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में बनेगा। तो आप समझते, लेकिन अगर आप सोचो कि यहाँ पे आपने Fe का क्या ले लिया बेटा? एक बड़ा सा टुकड़ा ले लिया। अगर आपके सामने एक Fe लेके आओ और उसको आप जलाओ तो उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। लेकिन इसी जगह पे इसी तरह से आप अगर किसी आग के अंदर Fe के वो ग्राइंड हुआ Fe अगर डाल दोगे, तो वहां पे बहुत अच्छे से छोटा मोटा एक्सप्लोजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्यों आपको देखने को मिलेगी? ये चीज इतनी ज्यादा रिएक्टिव क्यों देखने को मिलती है? क्यों? क्योंकि उस वक्त पे वो ग्राइंड फॉर्म में होता है और उसका सरफेस एरिया कैसा होता है बेटा? बहुत ही ज्यादा होता है। इसकी वजह से सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, रिएक्शन करने की जो पॉसिबिलिटी है, रिएक्शन करने के लिए जो एरिया चाहिए वो ज्यादा मिल जाएगा, और रिएक्शन करने के लिए अगर एरिया ज्यादा मिल जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जी ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आपका मतलब वो मान लो कि फर्श के ऊपर पानी आ चुका है, ठीक है, फर्श के ऊपर पानी डल चुका है, आपका फर्श के ऊपर पानी फैल चुका है। अगर पानी को
अगर उस पानी को आपने पोछे से क्या कर दोगे, पोछे से हम क्या करते हैं, उस पानी को हम फैला लेते हैं, उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा लेते हैं। अगर आप मानो कि आपके सरफेस के ऊपर पानी पड़ा है इस तरीके से, और इसी पानी को हमने पोछा लगा के इस तरीके से कर लिया, ठीक है, तो ये होगा वो ज्यादा अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, फटाफट से क्या हो जाएगा बेटा, इवेपोरेट हो जाएगा, सूख जाएगा, और ये सूखने में क्या लगेगा बेटा, टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी रिएक्शन होती है, कभी भी रिएक्शन होती है, वो कहाँ पे होती है बेटा, सरफेस के ऊपर होगी। तो पहले तो ये सरफेस जाएगी, फिर अंदर के मॉलिक्यूल आएंगे, फिर अंदर। लेकिन यहाँ पर तो क्या किया, इस सरफेस को ही हमने क्या कर दिया बेटा, बहुत ही बड़ा बना दिया, एरिया ही उसका बढ़ा दिया, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। तीसरी कहानी बेटा कैटलिस्ट की। बेसिकली आपको बताइए बेटा, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत अच्छी तरीके से क्या करता है बेटा, इंक्रीज कर लेता है। लेकिन अगर आपने रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अगर आपने कैटलिस्ट डाला, तो आपको किसी भी तरह का फर्क देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि कोई ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट के अंदर अगर कन्वर्ट हो रहा है, ए रिएक्टेंट अगर बी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और ये वाली जो रिएक्शन बता रहा हूं वो अगर मान लो कि वो कौन सी वाली रिएक्शन बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हुई तो, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया बेटा, कैटलिस्ट डाल दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड, इज इक्वल टू नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जितनी की तेजी से बढ़ेगा उतनी ही तेजी से रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन भी बढ़ जाएगा। मतलब कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कंपोजिशन होंगे उसके अंदर कितना ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। तो बेसिकली ये कहानी आपको याद करनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है, या फिर ये सारी की सारी चीजें, जितने भी फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से अफेक्ट करता है। ये छोटी सी कहानी आपको याद करनी है, समझना है। आज बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से अफेक्ट करता है। टेम्परेचर, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये कहानी आज आपको देखनी है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर किस तरीके से डिपेंड करता है, और इसके लिए कौन कौन सा साइंटिस्ट ने कितना अच्छा काम किया है, और इस चीज को किस तरीके से वो लोग हमें पूछ सकते हैं, इसके बारे में पूरी हम आज चर्चाएं करने वाले हैं, हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट से चलो चालू करते हैं अपना काम बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। आ जाओ और स्टार्ट करें टेम्परेचर की कहानी। तो बेसिकली एक रिएक्शन है बेटा, इस रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझना स्टार्ट करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन ऑलमोस्ट होता क्या है, कि डीकंपोजिशन ऑफ N2O5, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। N2O5 का क्या करना है बेटा, डीकंपोजिशन करना है। N2O5 का क्या करना है बेटा, डीकंपोजिशन करना है। अगर N2O5 का डीकंपोजिशन करना है, और अगर ये वाली रिएक्शन हम 50 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, कितनी, 50 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, अगर हम इस रिएक्शन को 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर करते हैं, तो ये रिएक्शन होने के लिए हमें कितना वक्त लगता है, इसके लिए हमें लगती है बेटा 12 मिनट। ध्यान से देखते रहना, ये वाली रिएक्शन डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 हमने 50 डिग्री सेल्सियस पे करा, तो हमें कितना वक्त लगा बेटा, 12 मिनट। मतलब कि रिएक्शन इतनी थी कि जो भी इसकी शुरुआत की कंसंट्रेशन है वो कितनी करनी बेटा, उससे आधी करनी। तो आधी करने के लिए हमें 50 डिग्री के ऊपर कितना टाइम लगता है बेटा, 12 मिनट का टाइम लगा। कितना टाइम लगा बेटा, 12 मिनट का टाइम लगा। अभी हमने इस रिएक्शन की जो टेम्परेचर था उसको डिक्रीज कर लिया, उसको डिक्रीज करके रूम टेम्परेचर पे ले आए, 25 डिग्री सेल्सियस पे ले आए। तब हमने देखा कि यही शुरुआत की जितनी कंसंट्रेशन थी उससे आधी कंसंट्रेशन होने के लिए इसको 5 घंटे लग गए। कितना घंटे लगे बेटा, 5 आवर लग गए। 5 घंटे इसके लिए आपको लगे। कितने लग गए बेटा, 5 घंटे आपको लग गए, ठीक है। 5 घंटे लग गए। और फिर हमने ट्राई किया कि इसको 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम रिएक्शन करवाते हैं, और जब ये कहानी करी तब यहाँ पे 10 दिन लगे। इस रिएक्शन को होने में कितने दिन लगे बेटा, 10 दिन लगे।
सिंपल सा छोटा सा लॉजिक आप अपना लगा सकते हो और आप सोच सकते हो कि टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में कितना अच्छा सा रिलेशन है। आप देख सकते हो कि जब 0 डिग्री सेल्सियस पे एक रिएक्शन करी तो उसके लिए जो काम करने में 10 डे लग रहे थे, 25 डिग्री के ऊपर वही चीज करने के लिए सिर्फ कितने घंटे लगे बेटा? 5 घंटे लगे। और 50 डिग्री जब हमने टेम्परेचर कर दिया तब वही काम करने के लिए हमें कितना कितना टाइम लगा बेटा? सिर्फ 12 मिनट का टाइम लगा। मतलब कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर हम जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं वो चीज होने के लिए टाइम कैसा लगता है बेटा? कम लगता है। और किसी भी चीज को होने के लिए टाइम कम लगता है तो वो चीज की स्पीड कैसी होगी? तो यहाँ पे हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो चीजें हैं, इनको 2 साइंटिस्टों ने पढ़ा था बेटा। एक तो हमारे प्यारे थे वॉन्टॉफ ने पढ़ा और अर्हेनियस। ये 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने थियोरेटिकली ये बात बताई कि टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच का जो रिलेशन रहता है वो कुछ इस तरीके का आपको रिलेशन देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे आपके रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा? बेसिकली मैक्सिममली क्या होता जाएगा बेटा? बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। चीजों को और भी आगे बढ़ाते हैं और भी अच्छी तरीके से अगर हम बोलें तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट पूछा जाता है, हमें एक स्टेटमेंट बताया जाता है। क्या स्टेटमेंट है? if temperature increase by 10 डिग्री सेल्सियस, अगर हमने टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करा बेटा? तो किसी भी रिएक्शन के लिए हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री से क्या करा बेटा? बढ़ाया तो इस चीज का, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो नियरली डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? नियरली डबल हो जाएगा। मतलब हर 10 डिग्री के ऊपर, हर 10 डिग्री के ऊपर, हर 10 डिग्री के इंक्रीमेंट के ऊपर आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा? नियरली डबल हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन कर रहे हैं 50 डिग्री के ऊपर और उसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन अगर उसका 5 मिल रहा है, तो 10 डिग्री बता दी, अगर 60 डिग्री कर दिया तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हमें नियरली 8 to 10, 8, 9, 10 इतना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा और नियरली डबल हो जाती है। और इस चीज को, इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है बेटा? एक्सप्लेन करना है। क्या करना है बेटा? एक्सप्लेन करना है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री से इंक्रीज कर लिया, 10 डिग्री से अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो ऐसे किस्सों के अंदर आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कितना हो जाएगा बेटा? नियरली डबल हो जाता है। अगर नियरली डबल हो जाता है तो इस चीज को क्या करना है? हमें समझाना है। तो चलो फटाफट से बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। इस चीज को समझना, यहीं से समझना स्टार्ट करते हैं। तो चलो कहानी स्टार्ट हो रही है बेटा। क्या हुआ कि ये जो चीज बताई वो इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर से बताई और इस एक्सपेरिमेंट को किन लोगों ने समझा था बेटा? वॉन्टॉफ ने और अर्हेनियस ने थियोरेटिकली समझा था। मतलब कि इन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके देखा कि अच्छा टेम्परेचर इंक्रीज होने पे ये चीज इस तरीके से हो रही है। लेकिन यही चीज को इक्वेशन फॉर्म के अंदर, किसी सूत्र के फॉर्म पे, इक्वेशन के फॉर्म में किसने बताया हमें? इक्वेशन दी हमें बाय अर्हेनियस नाम का जो बंदा था इसने हमें क्या करा बेटा? इसके बारे में बताया, इसके बारे में इक्वेशन दी। क्या इक्वेशन दी? उन्होंने बताया और एक चीज और एक मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे भले मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, आपकी बुक के अंदर या फिर किसी और जगह पे यहाँ पे रेट कांस्टेंट लिखा होगा कि अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज करा कितना? 10 डिग्री से तो आपका जो रेट कांस्टेंट होगा वो नियरली डबल हो जाएगा। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि अगर रेट कांस्टेंट डबल हो गया तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से आप दोनों में से किसी भी तरह की चीज का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी बुकिश लैंग्वेज के अंदर यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। इक्वेशन ऑफ अर्हेनियस देखते हैं तो वो बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू माइनस ई अपॉन आर टी।
E अपॉन RT। ये बेसिकली क्या हुआ बेटा, ये है अर्हेनियस की इक्वेशन। ये इक्वेशन किसने दी है हमें, अर्हेनियस ने दी है। इस चीज को थियोरेटिकली अंडरस्टूड दो लोगों ने करा था, लेकिन इसको इक्वेशन के फॉर्म के अंदर डालने का, इस ढांचे में डालने का जो श्रेय जाता है वो किसके नाम पे जाता है बेटा, अर्हेनियस के नाम पे जाता है। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हमें दी गई है वो उसको हम समझते हैं कि के तो आपको पता ही है क्या है सर, रेट कांस्टेंट। यहाँ पे जो ए है उसको अर्हेनियस फैक्टर कहते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, या फिर इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। ये तीनों की तीनों चीजें आपको याद रखनी है, तीनों की तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। दूसरी कहानी सर, ईए क्या है, ईए क्या है, यहां पे लिखता हूं बेटा, दिख रहा होगा, ईए इज इक्वल टू क्या है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, क्या है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। और आरटी को तो आप जानते ही हो, आरटी को तो आप जानते ही हो, आर होता है बेटा आपका गैस कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी मींस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टी मींस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली इक्वेशन किसने बताया हमें, अर्हेनियस नाम दे चचा ने हमें बताया, अर्हेनियस नाम के चचा आए और उन्होंने बताया कि K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन RT। ठीक है, उन्होंने बताया, इसका यूज करेंगे, अभी नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जिस चीज को मैं समझाने जा रहा हूं इसको देखता रहिए और समझते रहिए कि ये लोग जो हैं वो किस तरीके से सोचते थे, किस तरीके की बातें वो बताना चाहते थे। चलो बात चालू करते हैं। अगर आपको ये चीज को अच्छे से समझाना है तो यहाँ पे एक नाम लिखा है ईए। ईए का मतलब क्या होता है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहले तो हमें थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी को। तो सबसे पहले समझना स्टार्ट करते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, और इस चीज को समझने के लिए हम 2HI, ध्यान से दिखते रहिए, 2HI इसको हीट किया, गर्म किया, और ये H2 और I2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, H2 और I2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। मतलब कि HI का क्या करवाया हमने, डीकंपोजिशन करवाया। क्या कराया उन्होंने, विघटन करवाया, डीकंपोजिशन करवाया है। तो इस चीज को एक्टिवेशन एनर्जी के साथ हमें कंबाइन करके करना पड़ेगा बेटा, समझना पड़ेगा। तो ध्यान से देखते रहिए इस चीज को कि एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है, ध्यान से देखना। और एक्टिवेशन एनर्जी जब मैं समझा रहा हूं तब उसके साथ साथ आपको एक चीज और भी बता देता हूं कि इस चीज को याद रखना, एक्टिवेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैटलिस्ट को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजेबल होता है। तो जब भी हम कैटलिस्ट का इफेक्ट पढ़ेंगे तब हमें ये एक्टिवेशन एनर्जी का जो भी ग्राफ वगैरह है वो तब भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको पहले से पता होगा तो अच्छी तरीके से आपको ये चीज समझ में आएगी। चलो चालू करते बेटा। ये है हमारी रिएक्टर की बातें, ये है हमारी प्रोडक्ट की बातें। तो एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है कि जब भी किसी भी तरह का रिएक्टेंट, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है, HI दो हैं, HI दो HI को, मतलब कि HI को क्या कर रहे हैं हम, जब हीट दे रहे हैं, जब हम इसको गर्म कर रहे हैं, तब ये दोनों के दोनों अपने ये स्टेबल फॉर्म के अंदर से एक इंटरमीडिएट वाले फॉर्म में चले जाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। चलो देखते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या होगा, जैसे हम इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही हम इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ये H और I के बीच का बॉन्ड वीक होगा, H और I के बीच का बॉन्ड वीक होगा, और H और I के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। तो H I क्या होगा, ये बॉन्ड जो है वो वीक हो चुका है, ये बॉन्ड जो है वीक हो चुका है, और दो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ है, ये इंटरमीडिएट है। जो वेरी कैसा होगा बेटा, अनस्टेबल, ये इंटरमीडिएट है। जो कैसा होगा बेटा, जो कैसा होगा बेटा, वेरी अनस्टेबल, आपको देखने को मिलेगा। कैसा होगा बेटा, अनस्टेबल। अब मैं बता रहा हूं कि अनस्टेबल है तो इसकी एनर्जी बताओ कैसी होगी बेटा, बहुत ही ज्यादा। इसकी एनर्जी कैसी होगी बेटा, बहुत ही ज्यादा। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं एनर्जी की बातें कर रहा हूं और यहाँ पे हम रिएक्शन की बातें कर रहे हैं कि रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, आगे बढ़ रही है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे कहीं पे ये है आपका रिएक्टेंट, और यहाँ पे है
ये है रिएक्टेंट की एनर्जी। जैसे इसको हमने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट करा, तो ये पहले तो क्या किसके अंदर कन्वर्ट हुआ बेटा, ये किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट हुए, जो क्या थे बेटा, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल थे, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या हुई होगी बेटा, बहुत ही ज्यादा हाई हुई होगी। एक लेवल ऑफ एनर्जी क्या हो गई होगी बेटा, इसकी बढ़ गई होगी, इतनी ज्यादा एनर्जी इसकी बढ़ गई होगी, इतनी ज्यादा एनर्जी इसकी क्या हो गई बेटा, बढ़ गई है। ठीक है, इतनी ज्यादा एनर्जी क्या हो गई बेटा, बढ़ गई है। तो यहाँ जो आर है, तो यहाँ पे एच आई की कहानी है, लेकिन ये जो कहानी है यहाँ पे किसकी कहानी बेटा, एच आई वाली कहानी है। ठीक है, ये वाली कहानी है। और जैसे ही ये इस कंडीशन पे अंदर पहुंचेंगे, इस कंडीशन के अंदर पहुंचेंगे, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, मतलब कि ये स्टेबल होने का स्टार्ट करेगा, ये स्टेबल होना चाहेगा, जिसकी वजह से ये दो आयोडीन के बीच का बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, और दो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड टोटली डिक्रीज, मतलब टूट जाएगा। और जैसे ही वो चीज होगी, हमारी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी, हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे पी प्रोडक्ट बन जाएगी, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, एच के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और आई के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, एच के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और आई के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अभी ध्यान से देखते रहना कि ये है हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी, ये है हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी। ठीक है, ये है हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी। हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी से हमने कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दी, क्या करने के लिए, इस रिएक्टेंट को कन्वर्ट करने के लिए, इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ये इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी दी, उसी को कहते हैं बेटा हम एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी, उसी को क्या कहते हैं बेटा, हम एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो क्या कहानी समझ में आएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली क्या होगी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए एक वन अमाउंट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, जिस मैक्सिमम एनर्जी पे वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर। और वो इंटरमीडिएट जो होगा वो कैसा होगा बेटा, वेरी अनस्टेबल वो कंडीशन में होगा। कैसा होगा बेटा, वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा, और फिर उसके बाद वो सीधा ही किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा हाई एनर्जी थी, अनस्टेबल था, तो ये स्टेबल बनना चाहेगा, तो ये प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये चीज आपको समझ के याद रखनी है कि इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी की अमाउंट है जिस एनर्जी की अमाउंट के बाद रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उस एनर्जी के अमाउंट के बाद वो जो रिएक्टेंट होगा वो अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली इतनी कहानियां यहाँ पे चलती रहती, क्या बात समझ में आएगी बेटा, क्या बात समझ में आएगी, ये चीज क्या आपको समझ में आएगी। चलो ये चीज क्या आपको समझ में आएगी, इसको आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो यही कहानी है किसकी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी की। यही कहानी है किसकी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी की, एक्टिवेशन एनर्जी की। ठीक है, चलो इसको याद रखना है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी की बहुत अच्छी तरीके से क्या करी गई बेटा, स्टडी करी गई, और इस स्टडी को ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर हमने रिप्रेजेंट भी किया। इस स्टडी को हमने ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर हमने स्टडी भी किया, लेकिन ध्यान से दिखते रहना, ये जो स्टडी थी वो किसने करी बेटा, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन नाम के साइंटिस्टों ने इस चीज की स्टडी करी। किस चीज की स्टडी करी कि एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो बेसिकली हमें किसके लिए चाहिए बेटा, अगर हमारे किसी भी तरह के रिएक्टेंट को अगर हमें प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, जो ग्राफ चाहिए, जो भी हमें जिस चीज को समझना है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरीके से होता है, उस चीज को किसने प्लॉट किया, इसके लिए किसने ग्राफ प्लॉट किया बेटा, मैक्सवेल ने और बोल्ट्जमैन ने ग्राफ प्लॉट किया। और इन दोनों का जो भी ग्राफ था उस ग्राफ को हम बोलते हैं बेटा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बाय
मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन के ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर मैं मार्क लगा देता हूं, ये चीज समझनी है आपको, ये चीज आपको पूछी जा सकती है, ये चीज आपको पूछी जा सकती है, ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकलता है, एक क्वेश्चन पहला क्या पूछ सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की बेसिक फंडामेंटल्स पूछ सकते हैं। तो ये चीज लिखेंगे आप जो अभी हमने समझी है। जो हमने स्टेटमेंट के बारे में बात करी थी, वो स्टेटमेंट अगर पूछा जाए कि टेम्परेचर को अगर हमने 10 डिग्री से बढ़ा दिया तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, तो उसके लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी सारी की सारी चीजें समझानी पड़ेगी। और मेन चीज जो समझानी है वो क्या समझाना बेटा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का ग्राफ समझाना है। क्या समझाना बेटा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का ग्राफ समझाना। अभी ध्यान से देखते रहिएगा कि कहानी क्या है। कहानी क्या है, मान लो कि हमारा कोई A एंड B कन्वर्ट हो रहा है किसी C के अंदर, A एंड B रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसी C नाम के प्रोडक्ट के अंदर, अगर वो कन्वर्ट हो रहा है किसी नाम के प्रोडक्ट के अंदर, अगर वो ध्यान से देखते रहिए कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर हाई करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, ये A और B की क्या बढ़ जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। A एंड B की क्या बढ़ जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर A और B की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इन दोनों के अंदर क्या होगा बेटा, कोलिजन होगा, और जितना अच्छा कोलिजन होगा ये दोनों के दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा प्रोडक्ट के अंदर। और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप खुद सोचिए कि ये A एंड B वो C के अंदर कब कन्वर्ट होगी। तो ध्यान से देखते रहिए, अभी अभी हमने एक ग्राफ पढ़ा है, अभी अभी हमने पढ़ा है एक छोटा ग्राफ। देखो क्या ग्राफ है, ये पढ़ा हमने, ये ग्राफ पढ़ा, ठीक है, और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। A प्लस बी, तो यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्टेंट की एनर्जी थी, उस रिएक्टेंट की जितनी भी एनर्जी थी, उस रिएक्टेंट की जितनी भी एनर्जी थी, उससे हमने कुछ अमाउंट ऑफ ज्यादा एनर्जी करी दी, और जैसे ही हमने उसको एक अमाउंट ऑफ ज्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड करी, जैसे ही हमने उसको वन अमाउंट ऑफ ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करी, वो एक ऐसी स्टेट में पहुंच गए, वो रिएक्टेंट एक ऐसी स्टेट में पहुंच गए जहां पे उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया, या फिर उसको मैं इंटरमीडिएट भी बोल सकता हूं, जो बहुत ही ज्यादा क्या था बेटा, अनस्टेबल था। लेकिन इतनी एनर्जी के बाद ही वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कि अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी से, अगर आपको किसी भी तरह के रिएक्टेंट को, किसी भी तरह की प्रोडक्ट को अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिनिमम देनी पड़ेगी, आपको उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर उससे कम एनर्जी दी, अगर आपने उससे कम एनर्जी दी, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। मान लो कि इसके अगर यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी 50 है और आपने इसके लिए 48 किलो जूल पर मोल जितनी भी एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, फिर भी वो चीज आपका एक भी मॉलिक्यूल, एक भी रिएक्टेंट का पार्टिकल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, 50 एनर्जी मिनिमम है, ये तो मिनिमम इतनी एनर्जी तो दोगे, तब जाके आपके रिएक्टेंट जो होंगे वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, बोलो समझ में आएगी कहानी। मतलब कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ऐसी कम से कम मिनिमम एनर्जी जिससे हमारा रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उस एनर्जी को, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ये चीज आपको समझ के रखनी है। चलो आगे फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, मान लो कि यहाँ पे तो ये ए भी है, तो इसके किसी भी तरह के रिएक्शन करेंगे तो उसके अंदर थोड़ा एक या फिर दो पार्टिकल्स होंगे बेटा, उसके अंदर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, इसके अंदर इतने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे कि वो सारे के सारे पार्टिकल, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि उन सारे के सारे पार्टिकलों की एक इंडिविजुअल, एक अलग अलग से हम उसकी एनर्जी नहीं निकाल सकते, और उन एनर्जी से हम इसको नाप नहीं सकते कि इस पार्टिकल की एनर्जी इतनी है, इस पार्टिकल की एनर्जी इतनी है। अभी ये दोनों के दोनों कोलाइड करेंगे, और वो जो दोनों के पास जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है या फिर कम है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे या फिर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। इस तरीके की कहानी हम बोल नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और इतने सारे पार्टिकल को हम इंडिविजुअली हम स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उसको कर ही नहीं सकते, दिस इज इम्पॉसिबल थिंग्स, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी वजह से मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने क्या करा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान से देखते रहना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल
वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का एक ग्राफ प्लॉट करा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का एक ग्राफ प्लॉट करा। कैसा ग्राफ प्लॉट करा सर? देखो, ये ग्राफ आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर भी पढ़ने को आता था, लेकिन आप तो सीबीएसई वाले हो, निकल गया था। ये कहानी है, ध्यान से देखते रहना। यहां पे है बेटा फ्रैक्शन ऑफ मैटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल अपॉन नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल। समझाऊंगा क्या है ये, ठीक है। ये क्या है बेटा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। और यहां पे क्या होगा बेटा? यहां पे क्या होगा? आपकी काइनेटिक एनर्जी की बातें होंगी। यहां पे क्या होगा बेटा? आपकी काइनेटिक एनर्जी की या फिर एनर्जी की बातें होंगी, या फिर यहां पे एनर्जी की बातें होंगी। यहां पे हम एनर्जी की बातें करेंगे, ठीक है। लिख देता हूं यहां पे 10, 20, 30, 40, 50, 60। बहुत कम आए हैं, अच्छे तरीके से लिखते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। इस तरीके की कहानी है। और इसी की तरह से यहाँ पर भी है, और आपको नाम से ही समझ में आती होगी, ये फ्रैक्शन की बातें हैं। और फ्रैक्शन की बातें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8, 9 और 1, ठीक है। ये कहानी है कुछ। तो इस तरीके का ग्राफ हम प्लॉट करने वाले। ध्यान से देखते रहना, इसको ध्यान से देखते रहे। अभी आप देखो कि आपके पास कोई इसी तरह का बीकर है, और इस बीकर के अंदर आपने ए और बी लिए हैं, ए प्लस बी लिए हैं, ठीक है। और ए प्लस बी को आप क्या दे रहे हो बेटा? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। एनर्जी जैसे जैसे प्रोवाइड करते जाएंगे, इन दोनों की एनर्जी क्या हो जाती है बेटा? इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अभी यहां से ध्यान से समझना है, ये दो जो चीज हैं, ये एक दूसरे के साथ इतनी एनर्जी से कोलाइड करने चाहिए, इतनी एनर्जी से वो कन्वर्ट, एक दूसरे के साथ टकराने चाहिए, कोलाइड करने चाहिए, कि जिससे जितनी एनर्जी, इतनी एनर्जी होनी चाहिए जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो। अगर ये दोनों के दोनों पार्टिकल, ये ए और बी, ये दोनों के दोनों पार्टिकल एक पॉइंट के ऊपर कितनी एनर्जी से टकराते हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी से थोड़ी ज्यादा एनर्जी से टकराए, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी से वे टकरा जाएंगे, तभी ये दोनों के दोनों पार्टिकल क्या बना पाएंगे? सी के अंदर कन्वर्ट हो पाएंगे, ठीक है। वो क्या कर पाएंगे बेटा? सी को फॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि ए और बी दोनों के दोनों आ तो रहे हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों इतनी अच्छे से नहीं टकराएंगे, तो वो सी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, तो सिंपली फंडा है कि अगर आपको प्रोडक्ट बनानी है तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की नीड होगी, तो अभी देखो कि मान लेते हैं कि इस बीकर के अंदर जो टोटल पार्टिकल है या फिर टोटल मॉलिक्यूल है, उसकी क्वांटिटी है बेटा एनटी। क्या है बेटा? एनटी। और ये सारे के सारे पार्टिकल्स को जब हम हीट देंगे, जब उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, जब उनको ये सारी की सारी चीजें मिलेगी, ठीक है, तब वो एक दूसरे के साथ क्या कराएंगे बेटा? कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। जब ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो आपको पता है एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, तो क्या होगा बेटा? एक मॉलिक्यूल, एक पार्टिकल की एनर्जी दूसरे पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि जितने टोटल के टोटल मॉलिक्यूल हो, जितने भी टोटल के टोटल मॉलिक्यूल हो, उन सभी की सभी एनर्जी एक तरीके से बढ़े, ठीक है। मान लो कि किसी पार्टिकल की एनर्जी 50 किलो जूल भी हो सकती है, किसी पार्टिकल की एनर्जी 10 किलो जूल भी हो सकती है, किसी पार्टिकल की एनर्जी 70 किलो जूल भी हो सकती है, किसी पार्टिकल की एनर्जी 30 या 40 किलो जूल पर मोल इतनी भी हो सकती है, मतलब कुछ भी एनर्जी इनकी हो सकती है। और जब भी हम यहां पे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है, 15 मॉलिक्यूल थे। ध्यान से देखना, ठीक है। तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हुए बेटा? 15। ध्यान से देखते रहना, टोटल मॉलिक्यूल कितने हुए? 15। और अभी इसके लिए मुझे बताओ कि 40 एनर्जी हो ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं? तो मान लो कि 2 है। मान लो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 70 जिसकी एनर्जी वो कितने है बेटा? मान लो कि 3 है। मान लो कि 50 इसकी एनर्जी वो कितने है बेटा? मान लो कि 5 है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, सिर्फ मान लो, ऐसे मान लो, ठीक है। तो अगर इनका फ्रैक्शन लेंगे तो क्या लेंगे बेटा? अगर मुझे यहाँ पे एनई अपॉन एनटी चाहिए,
तो क्या करूंगा, ई एनर्जी, कितनी एनर्जी को 40 एनर्जी वाले दो पार्टिकल हैं टोटल 15 के अंदर से, तो यहाँ पे उनका कुछ ना कुछ मुझे फ्रैक्शन मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने इस तरीके की प्लॉटिंग करी हुई है, इस तरीके की प्लॉटिंग करी हुई है, इस तरीके की प्लॉटिंग करी हुई है। वो बात समझ में आएगी, बात समझ में आएगी। और ये जो ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो कहां पे ड्रॉ कर रहा हूँ, टी टेम्परेचर के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। कहां पे ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, टी टेम्परेचर के ऊपर ये सारी की सारी कहानी मैं ड्रॉ करने वाला हूं। अभी ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे किसी भी तरह एनर्जी नहीं है, और जब भी हमने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करा हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिला। ध्यान से देखते रहना। गंदी, ठीक है, इस तरीके का कुछ ग्राफ मिला हुआ है, इस तरीके का कुछ हमें ग्राफ मिला। ठीक है, तो ग्राफ के अंदर आपको दिख रहा होगा कि एक पीक मिलता है हमें, सबसे ऊंचा, इसको हम पीक बोलेंगे। यहाँ पे एक पीक मिलता है। अगर हम इस पीक से नीचे जाएं तो हम देख रहे हैं कि कुछ एनर्जी मिल रही है 30। कितनी मिल रही है, 30। ध्यान से देखते रहना, ठीक है मेरी बात को। इस पिक को हम अगर यहां से यहां पे अटैच करें तो हमें मिल रहा है 0.8, 0.8। इसका मतलब हो गया कि जितने भी टोटल इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके अंदर से 30, कितने, 30 एनर्जी, 30 किलो जूल पर मोल की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है, ध्यान से सुनना, एक ऐसी एनर्जी है जिस एनर्जी को सबसे ज्यादा पार्टिकल ने क्या किया है बेटा, अडॉप्ट किया हुआ है। सबसे ज्यादा पार्टिकल के पास अगर कोई एनर्जी है तो कितनी होगी बेटा, 30, 0.80% मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है, ऐसा हम मान सकते हैं। ध्यान से देखना, ठीक है। तो पीक के बारे में पहले तो बात करते हैं। पीक जो मिला है हमें वहां पे, यहां पे ये एक ऐसा पीक है, ये एक ऐसा पीक है, एक ऐसी पोजीशन है जिस पोजीशन के ऊपर सबसे ज्यादा पार्टिकल है। क्या है बेटा, सबसे ज्यादा पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल का ये है, सबसे ज्यादा पार्टिकल है। और सबसे ज्यादा पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी बेटा, 30 किलो जूल पर मोल की एनर्जी है। कितनी एनर्जी बेटा, 30 किलो जूल पर मोल की एनर्जी है। और यहाँ पे जो भी रिएक्शन करा रहा हूं उसके लिए मैं मान लेता हूं कि एक्टिवेशन जो एनर्जी है ये जो है उसकी वैल्यू मैं 60 ले लेता हूं। कितनी ले लेगा बेटा, 60 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ठीक है, 60 किलो जूल पर मोल। तो ये कुछ इतना, ये चीज है, इतनी है। ध्यान से देखते रहना, ठीक है, ध्यान से कहानी को देखते रहना। तो ये इतना पोर्शन आ गया इसके अंदर। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सर, हाय पागल हो जाऊंगा मैं, क्या हो रहा है। देखो कुछ नहीं है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एक ऐसा ग्राफ प्लॉट किया जो क्या दिखाता है, डिफरेंट पार्टिकल की उनका फ्रैक्शन ऑफ मोल के अंदर उनका एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। क्या दिखाता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। यहाँ पे आपने एक चीज देखी, यहाँ पे आपने एक चीज देखी क्या, कि एक पीक मिला है, वो पीक जो है वहां पे एक और चीज है, यहाँ ये जो पीक मिला है ना इसको बोलेंगे बेटा मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। चलो मान लो कि हमारे क्लास के अंदर टोटल 100 विद्यार्थी हैं, ठीक है, कितने हैं बेटा, टोटल 100 स्टूडेंट हमारे क्लास के अंदर बैठ रहे हैं। हमारे क्लास के अंदर टोटल 100 स्टूडेंट है, ठीक है। इन सभी की एग्जाम हुई और इन सभी की एग्जाम के बाद मैंने सबसे उनका रिजल्ट पूछा, ठीक है, उनका रिजल्ट पूछा। तो मैंने देखा कि मेरे जो 100 स्टूडेंट है, ध्यान से देखते रहना मेरी कहानी को, 100 स्टूडेंट है उसके अंदर से कुछ 6 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 94% आए थे। ध्यान से देखना, कुछ 12 स्टूडेंट ऐसे थे, ठीक है, या फिर 11, कुछ भी ले सकते हो ऐसा, जिनके रिजल्ट कुछ 38 अराउंड ऐसा आए थे। और कुछ कितने हो गए, 83 स्टूडेंट ऐसे थे। ध्यान से देखना, ठीक है, या फिर ऐसा मान लो कि 70 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका रिजल्ट 72% आया है। और इनके अलावा जो भी बच गए वो इनके कुछ बीच बीच में कहीं पे कहीं लाया करते, किसी के 60 है, किसी के 70 है, कुछ भी है, ठीक है।
तो ये कहानी है। तो टोटल 100 स्टूडेंट के अंदर से मैं देख रहा हूं कि मैक्सिमम मार्क 6 स्टूडेंट के हैं, मिनिमम मार्क 11 स्टूडेंट के हैं, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि 70 स्टूडेंट जो हैं मेरे टोटल क्लास के अंदर से, जो 70 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, 70 बच्चे जो हैं, ठीक है, 70 बच्चे हैं, उन सभी के मार्क कितने हैं बेटा? 72। तो ये 72 जो रिजल्ट है वो हो गया बेटा मेरा मेरा क्या हो गया, मेरे क्लास का मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट। मतलब कि अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूं कि तुम्हारे मार्क कितने हैं, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो क्या बोल दे बेटा 72। बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बोल दे 94 या फिर 83 38। बोलो समझ में आएगी बात? समझ में आएगी बात? मतलब कि एक ऐसा रिजल्ट जो मैक्सिमम लोगों ने क्या किया है बेटा, ऑक्यूपाई किया। यहां पर भी ये 30 ऐसी एक एनर्जी है, वो मैक्सिमम एनर्जी नहीं है। मैक्सिमम एनर्जी आप देख सकते हो कि आगे जा रही है, बहुत आगे जा रही है, मैक्सिमम एनर्जी नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं बेटा कि 30 एक ऐसी एनर्जी है जिस एनर्जी को सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल ने, कितने 0.8 मॉलिक्यूल ने क्या किया है बेटा, वहां से वो किया है बेटा, एडॉप्ट किया है, या फिर सबसे ज्यादा जो बीकर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा 0.8 या फिर 80% मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिन्हों के पास कितनी एनर्जी बेटा, 30 एनर्जी है। और यहां पर मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं और जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो उसको भी लेके आ जाता हूँ बेटा 70 के ऊपर, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो उसकी वजह। कोई सोच रहा है ऐसा 30 60 ना, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने चेंज कर लिया ये 70। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा कि काइनेटिक एनर्जी मैंने कितनी मानी बेटा, 70 किलो जूल पर मोल। तो अगर मेरे ए और बी को, ठीक है, ध्यान से देखते रहना, ए प्लस बी गिव्स सी, अगर इस वाले रिएक्शन के अंदर अगर मुझे सी बनाना है तो मेरे मॉलिक्यूल के पास मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए बेटा, 70 किलो जूल की एनर्जी होनी चाहिए। कितनी एनर्जी होनी चाहिए? 70 किलो जूल की एनर्जी होनी चाहिए। अगर 70 किलो जूल की एनर्जी उनके अंदर हो जाएगी तो वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है। तो क्या हो रहा है देखो, आप पूरी की पूरी कहानी देखो कि जैसे ही आपकी एनर्जी कितनी होगी बेटा, 70% एनर्जी होगी, 70% एनर्जी होगी, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि यहां से आप देख सकते हो कि ये जो कहानी है 70 के बाद वाली, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल होंगे, यहाँ पे ये जितने भी पार्टिकल, ये जितना भी सरफेस एरिया में डार्क कर रहा हूं, ये जितना भी सरफेस एरिया में डार्क कर रहा हूं, ये वो एरिया है जो रिजल्ट देगा या फिर जो प्रोडक्ट बनाएगा, जो रिजल्ट देगा या फिर जो प्रोडक्ट बनाएगा। बाकी इसके पीछे वाली जितनी भी कहानियां हैं, यहाँ पे कुछ पार्टिकल के पास 10 किलो जूल की एनर्जी होगी, किसी के पास 20 की होगी, 30 की होगी, 40 50 60 सभी के पास होगी, लेकिन उनका कोई काम ही नहीं है, वो रिजल्ट के अंदर, वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो तो प्रोडक्ट के साथ है कि हमें तो हमारा रिजल्ट चाहिए, हमें हमारा प्रोडक्ट चाहिए। तो वो कहां से मिलेगा? वो यहां से आपको मिल सकता है, वो कहानी आपको यहां से देखने को मिल सकेगी। क्या बात समझ में आएगी? क्या बात समझ में आएगी? ठीक है, अभी क्या करते हैं कि ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, ये ग्राफ मैंने टी टेम्परेचर के ऊपर प्लॉट करा है। ये ग्राफ मैंने कहां पे प्लॉट करा है बेटा? टी टेम्परेचर के ऊपर प्लॉट करा है। अभी मैं क्या करूंगा, इस ग्राफ के अंदर, मतलब कि यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा। सर कितना इंक्रीज करेंगे? मैं यहाँ पे 10 डिग्री से टेम्परेचर को इंक्रीज करने वाला हूं। कितना इंक्रीज करूंगा बेटा? 10 डिग्री से इस टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा। तो चलो इंक्रीज करके देखते हैं। इंक्रीज करके देखते हैं। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 8 9 1। यहां पर भी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 पूरे 100। ठीक है, अभी यहां पे जो मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा किसके लिए करूंगा बेटा? टी प्लस 10 डिग्री के लिए। जैसे ही मैंने टी प्लस 10 डिग्री के लिए मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये जो कहानी है ये थोड़ी पलट जाएगी। ये कहानी है वो थोड़ी पलट जाएगी। क्या हो जाएगा? ये कहानी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। भी ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
ठीक है, ये ग्राफ कुछ इसी तरीके से हो जाएगा। देखो अभी क्या कहानी चल रही है इस ग्राफ के ऊपर, मतलब कि जब टेम्परेचर अपना T था तब मैक्सिमम मॉलिक्यूल कि जिन्होंने 30 की एनर्जी ऑक्यूपाई करी थी, उस 30 की एनर्जी को हमने क्या कहा था बेटा, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही हम इसके पीछे या फिर इसके आगे जाते हैं, मतलब कि 30 से कम वाली एनर्जी में जाते हैं या फिर 30 से ज्यादा वाली एनर्जी में जाते हैं, वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल जो थे उनकी क्वांटिटी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। मतलब कि 30 से कम एनर्जी वाले पार्टिकल भी कम है, 30 से जितने ज्यादा होते जाएंगे वैसे वैसे भी पार्टिकल की एनर्जी कितनी होती जाएगी बेटा, सॉरी, जैसे भी एनर्जी हम बढ़ाते जाएंगे पार्टिकल का क्वांटिटी घटता जाएगा, और हम अगर यहाँ से एनर्जी को हम यहाँ से डिक्रीज भी करेंगे तब भी पार्टिकल का एनर्जी क्या होता जाएगा बेटा, घटता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि 10 एनर्जी हो ऐसे कितने पार्टिकल है तो आप बोलोगे 0.1, 20 एनर्जी हो ऐसे कितने पार्टिकल है तो आप बोलोगे 0.3, अगर मैं बोलूं कि 40 वो हैं पार्टिकल ऐसे कितने पार्टिकल है तो आप बोलोगे 0.6, 50 वाले कितने हैं तो आप बोलोगे 0.4, अगर मैं बोलूं 60 वाले कितने हैं तो आप बोलोगे 0.1 और 2 के 0.15, इतना कुछ इस तरीके की कहानी आप बोलते रहेंगे। मतलब कि इससे तो वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, कम ही मिलेगी। अगर आपके पास 100 स्टूडेंट थे तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने 72% का ऑक्यूपेशन लाए थे, तो अभी उससे ज्यादा या फिर उससे कम मार्क वाले स्टूडेंट कैसे हो गए, स्टूडेंट की क्वांटिटी कैसे होने वाली बेटा, कम। मतलब मैं ऐसा पूछ लूं कि 80 मार्क जो लाए हैं, 80% रिजल्ट लाए हैं, वो स्टूडेंट की क्वांटिटी कितनी, तो आप बोलोगे शायद एक या फिर 2 स्टूडेंट ही होंगे। मैं ऐसा बोलूंगा कि 94% जो लाए हैं वो स्टूडेंट की क्वांटिटी कितनी होगी, आप बोलोगे 5 या 6, समझ रहे हो। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 38 रिजल्ट कितना लोगों लाया है तो आप बोलोगे 1 2 या फिर 5 6 7 8 9 10 जो भी होंगे वो। लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा 72%, सॉरी बच्चों थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया था, इसकी वजह से थोड़ा फिर से रीजनरेट कर रहे हैं। तो हम कहाँ पे थे बेटा, हम बेसिकली एग्जाम्पल के ऊपर बात कर रहे थे, और मुझे कंप्लीट याद है कि हमने एग्जाम्पल के अंदर लिया था कि अगर आपका कितने स्टूडेंट बेटा, 70% स्टूडेंट की बात करूंगा। अगर मैं अच्छे से इस एग्जांपल को यहाँ पे लिखता हूँ बेटा कि हमारे पास टोटल 100 स्टूडेंट है, इसके अंदर से अगर हमने बात करी है 3 अलग अलग कंडीशन की बात करता हूँ। एक ऐसे हैं बेटा 70% स्टूडेंट है, ठीक है, और एरिया के बारे में, या फिर मैं ऐसा लिखता हूँ कि 70 स्टूडेंट है, कुछ यहाँ पे कुछ 5 से 6 स्टूडेंट है, यहाँ पे कुछ 7 से 8 स्टूडेंट, वॉटेवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये स्टूडेंट है जिन्होंने 72% गेन किया है, ये ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 94% गेन किया है, ये कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 38% गेन किया है। तो मैं इतना ही बताना चाहता था कि जो टोटल क्लास है उसके अंदर से मैक्स प्रोबेबल, यहाँ पे जैसे एनर्जी है तो वहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्स प्रोबेबल रिजल्ट कौन सा है, तो 72%, मतलब कि 72% एक ऐसा रिजल्ट है जो मैक्सिमम बच्चों ने ऑब्टेन किया है। बस इतनी सी कहानी है। अगर मैं इससे आगे या फिर पीछे चला गया, मतलब कि अगर मुझे इससे कम रिजल्ट चाहिए, मतलब कि 38% या फिर इससे कम कोई भी रिजल्ट चाहिए, मतलब कि मान लो कि मुझे 72 से 60% रिजल्ट चाहिए, तो इसके अंदर भी 1 या 2 बच्चे होंगे। मतलब कि इसकी वैल्यू से हर कहानी आगे या फिर पीछे चले जाओ कैसे रहेगी, आपको मैक्स प्रोबेबल जो चीज होती है उससे आगे या फिर उससे ज्यादा या फिर उससे कम चले जाओ, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी कहानी एक, ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था, बाकी तो आप भी समझते हो कि क्या कहानी मैं बताना चाहता हूं कि जो टोटल मॉलिक्यूल है वो सारे के सारे एक जितनी एनर्जी को गेन नहीं कर सकते। हर मॉलिक्यूल के पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी होगी, क्योंकि सभी के बीच में क्या हो रहा है बेटा, कोलिजन हो रहा है। फिर इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर आप कोलिजन वाली थियरीज पढ़ते हो, इसके अंदर 2 बॉल्स अगर एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो क्या होता है बेटा, उनके अंदर से एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। हाँ, लेकिन जो टोटल सम ऑफ एनर्जी रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, वो तो सेम ही रहने वाला है। इसको हम, वो आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है, जो आपने पढ़ा है बेटा, आपको पता है। और एनर्जी कंजर्व होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मान लो कि एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, एक के पास बेटा 50 किलो जूल की एनर्जी, एक के पास 30 किलो जूल की एनर्जी, दोनों के दोनों एक दूसरे का टकरा गए, फॉर एग्जांपल, ठीक है, टकरा गए, तो हो सकता है कि इसके बाद इसकी एनर्जी मान लो कि 40% हो जाए, 40 हो जाए और इसकी भी 40, ऐसा हो सकता है, या फिर इसकी 20 हो गई और इसके अंदर इसकी 60 हो गई। इस तरीके की कहानी आपको देख, लेकिन टोटल जो समय 50 और 30, 60 और 20 दोनों के अंदर सम कितना आने वाला है बेटा, 80% ही आने वाला है, या फिर उसकी एनर्जी कितनी रहने वाली बेटा, 80 ही रहने वाली है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं बेटा कि मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था कि मैक्स प्रोबेबल एनर्जी जो होती है उससे ज्यादा मॉलिक्यूल या फिर उससे कम एनर्जी के अंदर, सॉरी उससे ज्यादा एनर्जी में जाओगे या फिर उससे कम एनर्जी के अंदर जाओगे तो आपके वो एनर्जी को गेन करने वाले जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उनकी वैल्यू कितनी होने वाली बेटा, कम होने वाली है। सिंपल सा इतना फंडा मैं आपको बताना चाहता हूं। मतलब कि अगर मान लो कि आप 30 मैक्सिमम प्रोबेबल एनर्जी, अगर 40 एनर्जी की बात करोगे, अगर 40 एनर्जी की बात करोगे आप खुद देख सकते हो कि 40 से आगे बढ़े और यहाँ पे जाए तो देखो 0.6 आ गया। मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी से कम वाली वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। एनर्जी तो बढ़ रही है, एनर्जी तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस उतनी एनर्जी को गेन करने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे होने वाले बेटा, वो कम होने वाले। बस इतना ही फंडा मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी कहानी क्या है बेटा, अगर आप जब भी किसी भी तरह की रिएक्शन कराते हो, आप किसी भी तरह की रिएक्शन कराते हो, हमने बेसिकली क्या रिएक्शन कराई बेटा, A + B गिव्स C, इस तरीके की एक रिएक्शन कराई। तो इस रिएक्शन के ध्यान से सुना, इस रिएक्शन के अंदर क्या कहानी हो रही है, ध्यान से सुना मेरी बात को, कि जब भी ये दोनों के दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे जब भी ये दोनों के दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिलेंगे, देखो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे, जैसे ही बॉन्डिंग होगी तो प्रोडक्ट बनेगी, और प्रोडक्ट जब भी बनती है तब वो स्टेबल होती है, मतलब कि उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा एनर्जी सारी की सारी क्या हो जाएगी बेटा, रिमूव हो जाएगी। तो सिंपल सा फंडा है कि जब भी आपका प्रोडक्ट बनेगा, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, रिलीज होने को देखोगे, कुछ अमाउंट ऑफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। और ये कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये तो हम ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसे बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा आपके रिएक्टेंट के नेचर के ऊपर, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस तरीके का रिएक्टेंट है। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर क्या करता है बेटा, ये डिपेंड कर, उनके कैरेक्टर के ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी कितनी एनर्जी यहां से रिमूव होगी। ठीक, ये कहानी सिर्फ आपको याद करनी। चलो, हमने ये ग्राफ जो ड्रॉ करा था वो T टेम्परेचर के लिए है। यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो T + 10 डिग्री के ऊपर बात करेंगे। जैसे ही हमने T + 10 डिग्री बात करी, मैं इस ग्राफ को यहाँ पे अगर प्लॉट करूं, तो आप देख सकते हो कि 30 और यहां से ये 8, कुछ इस तरीके की आपको कहानी देखने को मिलेगी। अभी ध्यान से देखना, 70 जो है वो हमारी क्या है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो देखो ये 70 है, तो इसके अंदर जितना भी ये एरिया आएगा, इतने मॉलिक्यूल होंगे कि जो किसके अंदर कन्वर्ट होंगे बेटा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए। दूसरी कहानी, ये जो ग्राफ है पूरा का पूरा, और ये जो ग्राफ है, ये दोनों के दोनों जो ग्राफ है, ब्लू शेड वाला ग्राफ और ये ब्लैक शेड वाला ग्राफ, ये दोनों के दोनों जो ग्राफ है, दोनों के दोनों ग्राफ का जो एरिया आने वाला है वो एरिया कैसा आने वाला है बेटा, इक्वल एरिया आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि हाँ ये चीज इक्वल आएगी। अभी क्या किया, जैसे हमने 10 डिग्री से टेम्परेचर को इंक्रीज करा, आपने देख रहे हो कि आपका जो ये पीक था वो शिफ्ट हो रहा है, कहां पे, राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। आपका ये जो पीक था, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी यहां पे कितनी हो गई है बेटा, 50 हो गई है, 50 किलो जूल पर मोर हो गई है। मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई है। क्योंकि आपको सभी को पता है कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करते हो, आपके पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो भी क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम ये कहानी बोल रहे हैं। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि जब आपकी वैल्यू कितनी थी, जब आपका टेम्परेचर T था, तब आपका जो एरिया आ रहा था वो कुछ इतना एरिया आ रहा था, इतना एरिया आप ऑक्यूपाई कर पा रहे थे, इतना एरिया था जो आप ऑक्यूपाई कर पा रहे थे। लेकिन जैसे आपने 10 डिग्री से क्या बढ़ा दिया बेटा, 10 डिग्री से आपने आपकी वैल्यू टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो आप देख रहे हैं कि इतना एरिया एक्स्ट्रा कवर हो रहा है, और ये जो एरिया होगा वो इतना एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा। मतलब कि पहले जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे या फिर एक्टिवेशन एनर्जी को पास कर रहे थे, यहाँ पे 10 डिग्री टेम्परेचर, T + 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से उससे कुछ डबल पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट।
ठीक है, उससे ऑलमोस्ट डबल जितने पार्टिकल क्या हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। और अगर डबल जितने पार्टिकल कन्वर्ट हो रहे हैं तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि इसलिए कि डबल नंबर ऑफ पार्टिकल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट ड्यू टू increasing temperature by 10 degree, increasing temperature by 10 degree, increasing temperature by 10 डिग्री। सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर डबल जितने मॉलिक्यूल पहले से डबल जितने मॉलिक्यूल अभी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि पहले से डबल जितनी, सो नियरली डबल क्या हो जाएगा बेटा, इनका रेट कांस्टेंट। और अगर इसका रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है मतलब कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है बेटा, डबल हो रहा है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू आर के ऊपर एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है एन, ठीक है। तो अगर ये पहले से डबल हो गया तो आप खुद सोचिए कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो आप ऐसे के मान लो कि यहाँ पे आपने 5 मोल से रिएक्शन स्टार्ट करी थी, तो यहाँ पर भी हम 5 मोल्स की ही रिएक्शन करवाएंगे। तो ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, रिएक्शन का ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता। लेकिन आपने जैसा ही यहाँ पे टी टेम्परेचर था, यहाँ पे जैसे आपने T+10 टेम्परेचर लगाया, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K2 मिला, ये K1 बोल देते हैं, इसको K2 बोल देते हैं, और यहाँ R के ऊपर N, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि K2 इज इक्वल टू 2K1। तो यहाँ पे मैं K2 की जगह पे 2K1 भी लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये तो क्या है बेटा, शुरुआत की, इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल देते, रेट ऑफ रिएक्शन 2 कितनी आ जाएगी, 2 इंटू K1 इंटू R के ऊपर N, और ये तो क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन 1 है। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 कितनी आई, 1 से डबल आ गई है। रेट ऑफ रिएक्शन आपके कितनी हो जा रही है बेटा, डबल हो जा रही है। कब? जब आपने 10 डिग्री से आपका टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, इंक्रीज करवा लिया है। तो इस चीज से, इस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो ग्राफ है, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, कि जब हम टी टेम्परेचर के ऊपर कोई भी तरह की रिएक्शन करवाएंगे, तब जितने भी पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल एक्टिवेशन एनर्जी को पास करते जाते हैं, जब हम जब 10 डिग्री से उस टेम्परेचर को बढ़ा लेंगे, तब यहां पे जितने भी पार्टिकल एक्टिवेशन एनर्जी को पास कर रहे थे, उससे डबल पार्टिकल, उससे ऑलमोस्ट डबल पार्टिकल, ऐसे ऑलमोस्ट डबल पार्टिकल क्या हो रहा है बेटा, ऑलमोस्ट डबल पार्टिकल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी को पास कर रहे हैं, उसको पास कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे बेटा, फुलफिल करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि आप 10 डिग्री के टेम्परेचर को बढ़ाने से आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, या फिर आपका रेट कांस्टेंट जो होता है वो डबल हो जाता है, तो इसके बारे में आप ये पूरा का पूरा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो ग्राफ था, इसको आप समझाएंगे। लेकिन अभी एक और क्वेश्चन है जो अर्हेनियस के इक्वेशन के ऊपर आता है, तो उसको एक अलग तरीके से देखना है, उसको एक अलग नजरिए से देखना है। तो चलो फटाफट से इस चीज को देख लेते हैं। कुछ छोटी सी टेक्निकल इश्यू था, इसकी वजह से मुझे ये सारी की सारी चीजों को मतलब मिटा के फिर से ड्रॉ करना पड़ा है, और कुछ नहीं था, ठीक है। तो फटाफट से इतना चीज को आप नोट कीजिए, इतनी चीज को अच्छे से समझिए। किसी भी तरह का डाउट हो आप मुझे बताइएगा, किसी भी तरह का डाउट हो आप मुझे बताइएगा। चलिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाए आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और अच्छे से यहाँ पे फोकस करना, ध्यान रखना। किसी भी तरह की दिक्कत आए कमेंट करो, व्हाट्सएप का नंबर है आपके पास, व्हाट्सएप में मैसेज करो, कुछ भी करो, नाचो कूदो मजे करो, लेकिन डाउट सॉल्व करो, कुछ भी करो लेकिन डाउट सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छोटी सी कहानी बेटा अर्हेनियस की, अर्हेनियस इक्वेशन एंड ग्राफ, इसकी कहानी हमें देख लेनी है। चलो, तो क्या पूछा जाएगा कि अर्हेनियस की इक्वेशन एंड ग्राफ समझाइए, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट, इनके बीच का जो रिलेशन है वो अर्हेनियस इक्वेशन के थ्रू आप फुलफिल कीजिए, अर्हेनियस इक्वेशन के थ्रू आप एक्सप्लेन करिए। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे, या फिर इस चीज को किस तरीके से समझेंगे। बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है। देख लीजिए कि सबसे पहले तो हमें पता है क्या है बेटा, टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट के बीच का जो रिलेशन है वो हमें सबसे पहले किसने दिया है बेटा, अर्हेनियस ने दिया है। तो अर्हेनियस ने दिया है, क्या अर्हेनियस ने दिया था, K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू माइनस E अपॉन RT। K इज इक्वल टू A इंटू
ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी। के क्या होता है बेटा, यहाँ पे रेट कांस्टेंट होता है। ए क्या होता है बेटा, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, या फिर क्या बोलते हो, अर्हेनियस कांस्टेंट बोलते हो, या फिर क्या बोलते हो आप, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बोलते हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हो बेटा, E इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, T इज इक्वल टू टेम्परेचर, T इज इक्वल टू टेम्परेचर। ये कहानी आपको पता है, ये कहानी हमने देखी है। ठीक, चलो इस इक्वेशन के अंदर हम एक नखरा करते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा, नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर नेचुरल लॉग लेते हैं। तो नेचुरल log लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ln k इज इक्वल टू ln a। और अभी ये देखो, ऐसा बोलते नहीं है लेकिन ऐसा इजी रहता है किसी चीज को समझने के लिए कि ln एंड एक्सपोनेंशियल जो होता है वो एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल के साथ जब भी ln को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ln जब भी ln को हम यहाँ पे ऑपरेट करवाएंगे, तब e निकल जाएगा, ऐसा e ln निकल जाएंगे। इसकी वजह से यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ माइनस ई अपॉन आर टी। अभी मैथ्स वाले जो बच्चे होंगे वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो नॉन मैथमेटिकल डिपार्टमेंट या फिर वहां से आएंगे, ठीक है, स्ट्रीम से आएंगे, बायो स्ट्रीम से जो आएंगे, उसके लिए ये चीज ज्यादा अच्छी रहती है समझने के लिए। तो ln और एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, ऑलमोस्ट एक दूसरे के, मतलब वो एंटी प्रोपोर्शनल है, तो वो दोनों के दोनों निकल जाएंगे। इस तरीके की कुछ आपको इक्वेशन ये मिल जाएगी। अभी देखो क्या कर सकते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c लगाओ, y का ln k हो गया, c का ln a हो गया। यहाँ पे ये जो e अपॉन आर टी है, इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा, e अपॉन आर इंटू 1/t। तो x इज इक्वल टू 1/t हो गया, और m इज इक्वल टू e अपॉन माइनस e अपॉन r हो गया। अगर इसके लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ करा, तो सिंपल सा फंडा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ln k, यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर ln k लेनी है, x एक्सिस के ऊपर आप 1/t लेंगे, और आपका जो क्या मिलेगा, आपका जो ग्राफ मिलेगा उसके अंदर जो आपका स्लोप होगा वो कैसा होने वाला बेटा, नेगेटिव स्लोप आपको दिखेगा। कैसा स्लोप दिखेगा बेटा, यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी वो आपको माइनस ई अपॉन आर देखने को मिलेगी। ध्यान से सुननी है कहानी को, ध्यान से देखना है इस कहानी को, ठीक है। ये कहानी क्या बताती है, इसको अभी हम थोड़ा बहुत समझने वाले हैं, ध्यान से देखो। ये होती है बेटा जीरो वैल्यू, ठीक है, ये तो ओरिजिन है, तो यहाँ पे तो जीरो होगा। यहाँ से जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे आपकी के की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ से जैसे जैसे इस तरफ आओगे तो यहाँ पे 1/t की वैल्यू बढ़ेगी। क्या बोल रहा हूँ, 1/t की वैल्यू बढ़ेगी। अगर इस चीज को मैं समझाऊं अच्छे से, तो आप देख लिए, मैं दो केस लेता हूं, ठीक है, एक तो ये पॉइंट से केस लेता हूं, और ये पॉइंट से केस लेता हूं। तो इस पॉइंट से अगर मैं केस लेता हूं तो इसको बोलूंगा मैं ln k1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/t1। और यहाँ पे अगर मैंने कोई केस ले लिया तो ये हो जाएगा ln k2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/t2। अभी आप खुद देखिए कि ln k2 जो है वो बड़ा है ln k1 से, तो k2 जो बड़ा है वो k1 से, ठीक है, ये तो कहानी पता चल गई, ठीक है। उसके साथ साथ आप क्या बोल सकते हो कि 1/t2 जो है 1/t2 एंड 1/t1 के बारे में क्या बोलोगे कि t1 की 1/t1 जो है वो बड़ा है, 1/t2 जो है छोटा है। ध्यान से देखते रहना। अभी ये 1/, की बातें हैं, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें पता है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी वैल्यू कम आती है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है मतलब कि यहाँ पे t2 की वैल्यू बड़ी है और t1 की वैल्यू कैसे बेटा छोटी है। t2 की वैल्यू बड़ी है और t1 की वैल्यू कैसे बेटा छोटी है। तो इसको रेट कांस्टेंट के साथ या फिर रेट के साथ अब यहाँ पे अगर हम देखें, इन दोनों का रिलेशन देखें, तो आप सिंपल सा देख सकते हो कि जब टेम्परेचर आपका कैसा होगा, कम होगा, तब आपका रेट कांस्टेंट भी की वैल्यू कैसे होने वाली है, कम होने वाली है। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया आपका रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। ये सिंपल सी कहानी हमें इस इक्वेशन के थ्रू पता चलती है। ये सिंपल सी छोटी सी कहानी हमें इस इक्वेशन के थ्रू पता चलती है। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझ के रखना है। अभी देखो आपको अगर ऐसा कोई एग्जांपल आ जाए, अगर ऐसा कोई एग्जांपल पूछ ले कि आपके पास दो टेम्परेचर और दो K1 K2 दे दे और इसके अंदर से वैल्यू निकालनी हो, तब हमें एक नई इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी जिसको हम इसके ऊपर से ही क्या कर लेंगे बेटा, डिराइव कर लेंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे केस 1 ले लूं, यहाँ पे K1 एंड T1 की बात करूंगा, और केस 2 के अंदर मैं क्या करूंगा, जब टेम्परेचर T2 हो गया और आपका रेट कांस्टेंट K2 हो गया,
तो अगर मैं इसके बारे में अगर मैं रेट कांस्टेंट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ln k1 इज इक्वल टू ln a इंटू माइनस EA अपॉन R 1/T1। और अगर यहाँ पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन R 1/T2। अभी आपको सबको पता है, अभी हमने बताया था, क्या बताया था कि ln K2 जो है वो बड़ा है ln K1 से। तो हम क्या कर सकते बेटा, क्या कर सकते हैं, इसके अंदर से इसको निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखो ln K2 माइनस ln K1। अभी देखो K2 के इज इक्वल टू क्या है, ये पूरी कहानी, तो ln A माइनस EA अपॉन R 1/T2, ठीक है, माइनस ln K1 की वैल्यू क्या है, ln A माइनस EA अपॉन R 1/T1। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे तो देखो ln क्या हो जाएगा बेटा, K2 अपॉन K1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ln A, और यहाँ पर भी ln A। चलो पहले तो लिख लेते हैं ln A माइनस EA अपॉन R 1/T2, माइनस अंदर आ जाएगा तो माइनस ln A, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस EA अपॉन R 1/T1। ये ln A माइनस वाला प्लस वाला ये दोनों को निकल गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, ये पॉजिटिव वाली चीज आगे लिखता हूँ, EA अपॉन R 1/T1 माइनस EA अपॉन R 1/T2। और यहाँ पर तो क्या हो गया बेटा, ln K2/K1 हो चुका है। अभी EA को क्या, EA अपॉन R को क्या ले लेंगे बेटा, कांस्टेंट ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/T1 माइनस 1/T2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ln K2/K1। बोलो बात समझ में आती है। अभी इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो इस तरीके से लिखेंगे कि T2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, T1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, T1 इंटू T2 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे ये ln K2 अपॉन K1। अगर आपको डिराइव करना है तो इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हो। फिर ln को लॉग के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 2.303 लॉग, और अभी ये 2.303 इसको इस तरफ ले आओगे तो एक पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2.303 इसका डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 2.303 R। तो ये आपको इक्वेशन, या तो इस इक्वेशन को आप अच्छे से रिमेंबर कर लो, याद कर लो, या फिर आप इस इक्वेशन को अच्छे से